साथियों, वेलकम टू पाणिनि शिक्षण संस्थान। आज हम CGPSC मेंस 2023 जिसकी परीक्षा जून 2024 में हुई थी उसका पेपर 1 का लैंग्वेज का सॉल्यूशन देखेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले हिंदी, फिर इंग्लिश और फिर छत्तीसगढ़ी को देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हिंदी। तो ये है CGPSC मेंस 2023 जिसकी परीक्षा हुई थी जून 2024 में। इसमें पेपर 1 के भाग 1 सामान्य हिंदी का हल हम लोग देखते हैं सबसे पहले। तो ये सामान्य हिंदी 3 पार्ट होते हैं। सामान्य हिंदी 100 नंबर का, इंग्लिश 50 नंबर का और 50 नंबर की छत्तीसगढ़ी। तो हिंदी को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। पहला क्वेश्चन है 4 नंबर का, उसके भीतर 4 प्रश्न है, एक एक नंबर के सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन कैसे रहता है, ये जो पहला क्वेश्चन है ना, उसके नीचे एक लाइन दिया रहता है आंसर लिखने के लिए। हर प्रश्न के बाद एक लाइन दिया रहेगा। हो सकता है कभी ना दे, चारों प्रश्न एक साथ दे, उसके बाद फिर 4 लाइन दे, तो आप वहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा करके लिखे। और यदि लाइन दिया हुआ है तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा करके लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, संयुक्त व्यंजन 6 किन ध्वनियों से निर्मित है, विच्छेद कीजिए। तो एक चीज हमको और ध्यान रखना है कि पेपर 1 जो है वो काफी लेंदी होता है, समय कम पड़ जाता है, इसलिए हमको उत्कृष्ट लिखने का प्रयास नहीं करना है। जो पूछा गया है उतना ही बताना है और मैं बता रहा हूं उसको लिखना कैसा है। जैसे यहां पूछा गया है संयुक्त व्यंजन 6 किन ध्वनियों से निर्मित है, विच्छेद कीजिए। तो आपको इसका उत्तर केवल क्या लिखना है, क, नीचे लाइन दिया रहेगा इसके लिए। तो एक मिनट, इसको मिटाते हैं। हाँ, ऐसा लिखिए आप, क्ष बराबर क धन सा। बस इतना ही लिखना है आपको, और कुछ नहीं लिखना है। और यदि मान लो लाइन नहीं दिया है, एक साथ चारों का दिया है, तो इसको पहला करके ऐसा लिखना है, बस इससे ज्यादा नहीं लिखना है। कई लोग क्या करते हैं, संयुक्त व्यंजन 6 क और स से मिलकर बना है, ये टाइम वेस्ट है, लिखना ही नहीं है। आपको उतना ही नंबर मिलेगा ऐसा लिखने पर भी और वैसा लिखने पर भी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है, लिखिए। तो यहां आपको लिखना है केवल और केवल, कुछ नहीं, व। ज्यादा है तो आप ऐसा इन्वर्टेड कॉमा दे दीजिए, है ना। दंतोष्ठ ध्वनि है व। फिर मुख और नासिका दोनों के सम्मिलित योग से उच्चरित ध्वनियों को क्या कहा जाता है। तो जो ध्वनि मुख और नासिका दोनों के सहयोग से बोला जाता है उसको क्या कहते हैं, अनुनासिक। क्या कहते हैं, अनुनासिक ध्वनियां। इसको हटाते हैं, इधर ले आते हैं, अनुनासिक ध्वनियां। तो आपको ऐसे लिखना है, बस क्रम डाल देना है। यदि उत्तर के लिए यदि लाइन दिया हुआ है जस्ट प्रश्न के नीचे, तो आपको ये सब डालने की जरूरत नहीं है ये, लेकिन चारों का एक साथ दिया है तब 1 2 3 ऐसा डालना है ना। और बस इतना ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। हिंदी का एक घोष वर्ण लिखिए। तो घोष वर्ण हम जानते हैं हिंदी में जो सारे वर्ण सारे स्वर घोष होते हैं, है ना। इसके अलावा जो है व्यंजनों में जो है वर्ग का जो तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण है, जैसे क वर्ग है तो ग, घ और अंगा, ये क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो आपको केवल क्या बोला है, हिंदी का एक घोष वर्ण लिखे, तो आप केवल क्या लिख दीजिए, ग। हलंत क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये व्यंजन है ना। तो ग ऐसे लिखना है, बस इतना ही आपको आंसर लिखना है। जस्ट मिनट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, नाम लिखिए, है ना। तो दूसरा प्रश्न का पहला जो है उसमें पूछा है निम्नलिखित वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सा कारक है, नाम लिखिए। इसको मिटाते हैं। तो क्या है, हिमालय से गंगा निकलती है। तो कहीं से निकलने के अर्थ में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। क्या होता है, अपादान कारक। तो हिमालय से गंगा निकलती है, कहीं से निकलने के अर्थ में। आप खोडरी खोंगसरा से अरपा निकलती है, तो निकलने के अर्थ में कहीं से आने के अर्थ में, जैसे वह रायपुर से आता है, या कहीं से कुछ गिरने के अर्थ में, जैसे पेड़ से फल गिरते हैं। तो इन सब अर्थों में कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है।
अगला देखते हैं, मेरे घर में कुछ नहीं है। इस वाक्य में प्रयुक्त कुछ सर्वनाम का कौन सा भेद है? कौन सा भेद या प्रकार है? जो प्रयुक्त कुछ शब्द है, मेरे घर में कुछ नहीं है, ये कुछ में कौन सा सर्वनाम है? सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो हम जानते हैं सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। उसमें से जो कुछ और कोई है, ये किस में आता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। तो यहां पर आपको केवल क्या लिखना है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, बस इतना ही लिखना है आपको। उत्तर में ऐसे ही लिखते जाना है फटाफट, है ना, समय नहीं बचेगा नहीं तो लास्ट में। फिर है, निम्नलिखित वाक्यों में से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वाक्य छांटकर लिखिए। तो देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक, तो सबसे पहले तो परिमाणवाचक जानते हैं। परिमाणवाचक क्या होता है? जो मात्रा बताता है। और विशेषण है ना, जो मात्रा बताता है। जैसे 1 किलो दूध, तो दूध की मात्रा बता रहे, 1 लीटर दूध, तो दूध की मात्रा बता रहे हैं 1 लीटर। 1 किलो गुड़ या 1 किलो नमक, तो नमक की मात्रा बता रहे हैं क्या? कि 1 किलो। ठीक है, तो ये परिमाण होता है। तो आप इन दोनों वाक्यों को देखिए, राम बाजार से 4 किलो आटा लाया। तो आटा लाया, तो आटा को तो मापते हैं, है ना, तो निश्चय ही आटा में 4 किलो जो प्रयोग हुआ है, ये परिमाणवाचक है। लेकिन ये अनिश्चित परिमाणवाचक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो निश्चित बताया गया है, आटा की निश्चित मात्रा बताई गई है 4 किलो है करके, तो ये तो नहीं है ना। दूसरा, सभागार में बहुत आदमी थे। सभागार में बहुत आदमी थे। तो यद्यपि आदमी जो है परिमाणवाचक नहीं है, मात्रावाचक है। हम आदमी को गिन सकते हैं ना, मापेंगे थोड़ी कि 4 किलो आदमी आए थे, है ना, या 1 लीटर आदमी आए थे। तो लेकिन यहाँ हम मान लो परिमाण मानते हैं, तो यहीं पर अनिश्चित परिमाणवाचक आएगा, क्योंकि बहुत जो है वो अनिश्चित है। बहुत बोल देने से समझ में नहीं आ रहा है कि कुल कितने, 100 थे, 200 थे, 400 थे। यद्यपि देखा जाए तो दोनों ही वाक्यों में परिमाणवाचक विशेषण नहीं है, क्योंकि पहला वाला में निश्चित परिमाणवाचक है और दूसरा तो संख्यावाचक है। लेकिन फिर भी पहले की तुलना में दूसरा सही है, तो आप दूसरा इसका उत्तर लिखिए। तो आपको इसका उत्तर क्या लिखना है? निम्नलिखित वाक्यों में से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण छांट कर लिखिए। तो आपको केवल क्या लिखना है? सभागार में बहुत आदमी थे, ये लिखना है, बस इतना ही। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे लिखना है आपको आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा शब्द उपन्यास का विशेषण शब्द बनाकर लिखिए। तो उपन्यास का क्या होगा? उ से जो होता है, जैसे उद्योग का औद्योगिक, है ना। और देखते हैं उ से जैसे भूत से भौतिक, वैसे ही उपन्यास से क्या होगा? औपन्यासिक। तो आप इसका उत्तर सीधा क्या लिखिए? औपन्यासिक। उपन्यास का विशेषण शब्द क्या होगा? औपन्यासिक। जैसे मानव का विशेषण शब्द क्या है? मानवीय, है ना। और जैसे और देखते हैं, जैसे व्यवहार का विशेषण शब्द क्या है? व्यावहारिक। वैसे ही उपन्यास का विशेषण शब्द क्या होगा? औपन्यासिक होगा। तो इसका उत्तर इतना ही होगा। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अक्कड़ प्रत्यय जोड़कर कोई एक कृदंत शब्द लिखिए। तो आप तो समझ गए अक्कड़ प्रत्यय, लेकिन ये कृदंत शब्द क्या है? हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, क्योंकि इतना डिटेल से कई लोग पढ़े नहीं रहते हैं। वैसे हाँ, मेंस में इतना डिटेल से पढ़ते भी नहीं है कई लोग, है ना। तो कृदंत क्या है? तो जो शब्द, जिस शब्द से क्रिया बने, प्रत्यय जोड़ने के बाद जो शब्द क्रिया के रूप में प्रयुक्त होता है, क्रिया के रूप में जिसका प्रयोग होता है, उसे कृदंत कहते हैं, है ना। तो क्रिया बनानी है आपको। क्रिया समझते होंगे, संज्ञा और क्रिया में अंतर है। जैसे फल क्या है? संज्ञा है, लेकिन दौड़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है, दौड़ना, दौड़ाई, दौड़ो, ऐसा हम लिखे इसके विभिन्न रूप। तो ये सब क्या है? क्रिया है। तो संज्ञा अलग है, क्रिया अलग है, विशेषण अलग है, ये सब आप जानते हैं।
तो अब देखते हैं यहाँ पर अक्कड़ प्रत्यय लगाकर कृदंत शब्द क्या बनाए। तो आपको सीधा इसके नीचे जो लाइन दिया रहेगा उसमें उत्तर लिखना है। क्या उत्तर लिखना है? पी से पियक्कड़ एक। मान लो पियक्कड़ नहीं आ रहा है ध्यान, तो आप क्या लिख सकते हो? ऐसा, जब उसमें अक्कड़ प्रत्यय लगा देते हैं ना तो ऐसा हो जाता है। तो घुमक्कड़ घूमना। बात करता है तो बतक्कड़, ऐसा। तीनों में से कोई एक भी आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको नहीं लिखना, ये कृदंत नहीं है, सॉरी, ये कृदंत नहीं है। ये दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। पियक्कड़ घुमक्कड़ ये कृदंत है, अक्कड़ प्रत्यय जोड़कर। अब पूछा है तद्धितांत शब्द मतांतर में प्रत्यय छांटकर लिखिए। तो आप सीधा इसका उत्तर लिखिए, मत धन अंतर और चाहे, इतना ही बस लिखेंगे तो भी पर्याप्त है। चाहे तो आप इसको प्रत्यय छांट कर लिखने कहा है ना, तो ऐसा इसको कर दीजिए। मतांतर में क्या है? अंतर, मत का अंतर, विचारों का अंतर, अंतर प्रत्यय है। अन्वेषण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। तो आप लिखिए सीधा इसका उत्तर अनु, ब्रैकेट में कर दो उपसर्ग और एषण, अनु उपसर्ग है ना, एषण, इतना ही इसका उत्तर है। ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है कि अन्वेषण शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा लिखेंगे तो ज्यादा नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, वो टाइम वेस्ट है। अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है लिखिए। तो यहां भी आप लिखिए सीधा, क्या? अधि धन अक्ष। अच्छा सॉरी, ये ब्रैकेट में यहां पर अधि के बाद आपको क्या लिखना है? उपसर्ग, ऐसा करके लिखना है। आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस कीजिए बार बार फटाफट, मतलब आप टेस्ट दीजिए बार बार, है ना, तो आपको प्रैक्टिस होगी कि वहाँ फटाफट कैसे आंसर लिखेंगे। क्योंकि जैसे ही आप परीक्षा हाल में बैठते हैं, बिना युद्ध अभ्यास के आप युद्ध करने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको विस्मृत होंगी, आप भूलते जाएंगे, फिर सोचना पड़ेगा, है ना। तो हर चीज़ जो है प्रैक्टिस से आता है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है लिखने का। आप जानते तो रहेंगे लेकिन टाइम में कवर नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के एक एक पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो लिप्सा, लिप्सा मतलब क्या होता है? लालसा। एक एक लिखना है ना। तो लिप्सा का क्या लिख सकते हैं? मैं यहां लिख देता हूं, शायद यहां दिख ना रहा हो। या तो लालसा एक ही लिखना है ना, मैं यहां आपको 2-3 लिख के बता दे रहा हूं। एक बोला है तो आप एक ही लिखिए। कई लोग क्या करते हैं 2-2 लिख देता हूं, उसमें से एक गलत रहेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना, और टाइम वेस्ट भी होगा। तो आपको नहीं लिखना है, एक बोला है तो एक ही लिखिए। लालसा लिख सकते हो आप, ईहा लिख सकते हो, ठीक है, लोभ लिख सकते हो, ये तीनों में से कोई एक लिख सकते हो इसका पर्यायवाची। प्रयाण है ना, तो आपने सुना होगा महाप्रयाण, सुना होगा। प्रयाण का अर्थ क्या होता है? प्रस्थान करना। जब कोई चला जाता है दुनिया से तो उसको प्रयाण कहते हैं। तो प्रस्थान, प्रयाण के लिए एक पर्यायवाची क्या है? प्रस्थान। एक ही लिखना है ना, मैं और बता दे रहा हूं, गमन, जाना, है ना, ऐसा लिख सकते हो। निरूपम, निरूपम मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके, तो आप तो एक ऐसा भी लिख सकते हो, अनुपम भी लिख सकते हो। चाहो तो अद्वितीय लिख सकते हो, अद्वितीय, या चाहो तो अनोखा भी लिख सकते हो, लेकिन एक ही लिखना है आपको, ठीक है। फिर है निरामिष। निरामिष का मतलब क्या होता है? जो मांस नहीं खाता है ना, या जिसमें मांस ना हो, जिसमें मांस ना हो या जो मांस नहीं खाता है, तो उसका एक पर्यायवाची क्या है? मांस रहित, मांस रहित। जिस भोजन में मांस ना हो तो मांस रहित इसका पर्यायवाची हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या है। अवनति। निम्नलिखित शब्दों के एक एक विलोम शब्द लिखिए। नंबर भी देखते चलना है ना, आधा आधा नंबर है, इसमें भी आधा आधा नंबर ही थे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विलोम शब्द। अवनति, अवनति का क्या होता है? तो सीधा उत्तर लिखना है उन्नति, और कुछ नहीं लिखना है, उन्नति। तामसिक का क्या होता है? सात्विक, सात्विक। समष्टि, तामसिक तो जानते हैं, तामसिक भोजन आपने सुना होगा, है ना, आलस लाता है जो, सात्विक भोजन
जिसको खाने के बाद ऊर्जा नहीं, शांति महसूस होती है, वो सात्विक है। समष्टि, समष्टि मतलब समूचा, एक साथ। यदि 4 चीजों की बात हो रही है तो चारों को एक साथ समष्टि कहते हैं, और एक को ले उनमें से तो उसको व्यष्टि कहते हैं। तो समष्टि का उल्टा क्या होता है? व्यष्टि। समष्टि व्यष्टि, व आधा व, य आधा सा और टी, व्यष्टि। विकीर्ण, विकीर्ण क्या होता है? विकीर्ण मतलब फैला हुआ, एकत्र। इसका एक विलोम क्या है? एकत्र। या आप क्या लिख सकते हैं? और आकीर्ण भी लिख सकते हैं। विकीर्ण का और क्या होता है? आकीर्ण। दोनों में से कोई एक ही लिखना है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया विलोम शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम लिखना है। तो ढिठ, ढिठ जानते हैं? ढिठ किसको कहते हैं? जो कुछ मांगने के लिए मान लो गली में बैठा है कि मुझे ये चाहिए, और उसको बार बार आप भगा रहे हो, फिर भी वो भाग ही नहीं रहा है, उसको दुनिया भर का बोल डाले, उसको लाज शर्म कुछ नहीं है ना, डर भी नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को ढिठ कहते हैं। ढिठ के लिए तत्सम शब्द क्या है? धृष्ट। क्या है? धृष्ट, ढिठ। तो इसका तत्सम शब्द है। चांदनी, चांदनी किसको कहते हैं? चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। तो इसके लिए तत्सम शब्द क्या है? चंद्रिका। तो सीधा उत्तर लिखना है, चंद्रिका। दूल्हा, तो दूल्हा दुर्लभ, दूल्हा के लिए क्या है? दुर्लभ। आज के लिए तत्सम शब्द क्या है? अद्य। ठीक है, तो ऐसे सीधा उत्तर लिखते जाना है आपको। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। अब तद्भव लिखना है, उत्पन्न, तद्भव आप जानते हैं। तो क्वाथ का क्या होगा? काढ़ा। क्वाथ का क्या है? काढ़ा। निर्वहन का क्या है? निभाना। निर्वहन, निभाना। महापात्र के लिए क्या है शब्द? महावत, तद्भव। और एक क्या है? श्रृंगार के लिए कौन सा शब्द है? श्रृंगार। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है डायरेक्ट। चलिए, इनको मिटाते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समासिक पदों का विग्रह कीजिए यथा सामर्थ्य। तो सीधा इसका उत्तर लिखना है सामर्थ्य के अनुसार, यथा सामर्थ्य बराबर, ऐसा नहीं लिखना है। सीधा डायरेक्ट उत्तर क्या होगा? सामर्थ्य के अनुसार। और पूछा क्या है? केवल विग्रह कीजिए पूछा है। केवल क्या पूछा है? विग्रह। तो आपको विग्रह लिखना है। फिर अब इसमें डैश करके समास नहीं लिख देना है, जरूरत ही नहीं है, उतना ही नंबर मिलना है ना। नर श्रेष्ठ, तो इसको क्या लिखना है? सीधा नरों में श्रेष्ठ। ऐसे कौन सा समास है, क्या है, उससे मतलब ही नहीं है, आपको विग्रह बस लिखना है। फिर नीचे पूछा है निम्नलिखित समासिक पदों में समास के नाम लिखिए। अब यहाँ समास का नाम लिखना है। तो रस सिक्त, तो रस से सिक्त करण तत्पुरुष समास है। तो सीधा यहाँ समास का नाम लिखना है करण तत्पुरुष समास। यहाँ विग्रह करके नहीं बताना है आपको, ठीक है, या समास करके नहीं बताना है, या विग्रह करके नहीं बताना है, जो पूछा है उतना ही। कर्तव्य या कर्तव्य, कर्तव्य अकर्तव्य दोनों, इसमें क्या है? द्वंद्व समास है। तो ध्यान रखिए, द्वंद्व ऐसा लिखाता है ना, द्वंद्व समास। सीधा डायरेक्ट उत्तर ऐसे लिखना है, तभी आप फटाफट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करिए। संधि विच्छेद बस करना है, नाम नहीं लिखना है ना। तो सीधा डायरेक्ट क्या है? उच्छ्वास। तो डायरेक्ट क्या लिखना है? उत्धन श्वास। सीधा ये संधि विच्छेद हो गया। पयोधि, तो डायरेक्ट लिखना है क्या? पयः धन धी। सीधा इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए निम्नलिखित शब्दों में कौन सी संधि है, नाम लिखिए। अब क्या करना है? कौन सी संधि है, संधि का नाम लिखना है। तो वागंत, वाक धन अंत से बना है। वाक क में हलंत है, मैं बता देता हूं, इसको लिखना नहीं है ना, ये समझाने के लिए है। कैसे बना है? वाक धन अंत, इससे बना है। वाक मतलब वाणी, अंत मतलब अंत, वाणी से अंत। ठीक है, तो क में हलंत है तो व्यंजन संधि है, ये लिखना नहीं है आपको, सीधा संधि का नाम लिखना है। वागंत में क्या है? व्यंजन संधि है, तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? व्यंजन संधि। संधि का नाम पूछा है ना आपसे, तो डायरेक्ट आप संधि लिखिए।
वागंत। सिरोधार्य कैसे बना है? सिरह धन धार्य से बना है। कैसे बना है? सिरह धन धार्य से बना है। लेकिन आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है क्या? विसर्ग संधि, क्योंकि तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसमें कौन सी संधि है। तो सीधा उत्तर लिखना है क्या? विसर्ग संधि। कैसे बना है? सिरह धन धार्य से बना है। ठीक है, ठीक। अगला देखते हैं, हिंदी में प्रयुक्त निम्नलिखित उपसर्गों से एक एक शब्द की रचना कीजिए। इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं आगे। तो अ से हिंदी में अव जो है वो अव संस्कृत का जो है हिंदी में आकर क्या हो जाता है? अ। तो इसी अ से हमको क्या बनाना है? उपसर्ग। तो दो उपसर्ग हैं, दो शब्द हैं। इस उपसर्ग से एक एक शब्द बोला है ना, दो भी नहीं बोला है, एक एक शब्द बोला है। तो सीधा आप क्या लिखे? अवगुण। क्या लिखेंगे? अवगुण। अवगुण भी लिख सकते हो। ठीक है, अवगुण एक एक लिखना है। एक एक बोला है तो एक एक ही लिखना है, दो लिखे मतलब आपका टाइम वेस्ट है, नहीं लिखना है। हर, तो हर पल, हर पल तेरी याद, यादों में फरियाद, है ना। तो हर पल। क से क्या है? एक लिखना है, कपूत। भर, तो भरसक, भरसक, ऐसा है। एक एक बोला, एक एक लिखना है। निम्नलिखित समोच्चारित शब्दों के अर्थ भेद लिखिए। तो अर्थ भेद लिखना है। क्या अर्थ भेद है? तो इसको आपको करना होगा कैसे? इसको लिखना है उत्तर। तो आप इसको कुल, इसका मतलब क्या लिखे? कुल का अर्थ क्या होता है? वंश। और फिर अल्प विराम देकर ये वाला कुल, ठंडा ठंडा कुल, बड़ा कुल वाला, है ना। कुल का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। यहां लिख देता हूं। इस कुल का अर्थ क्या होता है? किनारा। आपके पास जगह रहेगी, नीचे लाइन दिया रहेगा, किनारा, तट। ठीक है। फिर दूसरा है क्या? निर्जर और निर्झर। तो निर्जर, निर्जर जिसको जरा नहीं होती। किसको जरा नहीं होती? जरा मतलब बुढ़ापा। तो किसको नहीं होता? देवता को। तो देवता। और निर्झर मतलब क्या होता है? जो झरता है। तो कौन झरता है? तो झरना। ऐसे आपको इसका उत्तर देना है डायरेक्ट, है ना। तो चलिए यहां तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक सार्थक शब्द लिखिए। 4 नंबर का है, 1 नंबर का। जिंदा रहने की इच्छा, तो इसको क्या कहते हैं? जिंदा रहने की इच्छा तो जिजीविषा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिजीविषा। तो आप डायरेक्ट जिजीविषा लिखिए। पहले ये ना लिखिए कि जिंदा रहने की इच्छा बराबर जिजीविषा, वो टाइम वेस्ट है, नहीं लिखना है। मरने की इच्छा क्या कहते हैं? इसको मुमूर्षा। मरने की जो इच्छा है उसको मुमूर्षा कहते हैं। और मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा कहते हैं। जो सव्य हाथ से भी काम कर लेता है, सव्य मतलब बायां, कौन कर लेता था? अर्जुन। तो उसको क्या कहते हैं? सव्यसाची। तो अर्जुन का एक पर्याय क्या है? सव्यसाची। बाएं हाथ से सधा हुआ था, बाएं हाथ से भी काम कर लेता था, तो उसको क्या कहते हैं? सव्यसाची। अनेक भाषाओं को जानने वाला। तो अनेक भाषा, अनेक मतलब बहुत, तो बहु भाषा। अब ये तो बहुत सी भाषा हो गई। अब विद, विद मतलब जानने वाला। विद, इसी से वेद शब्द बना है। विद का अर्थ होता है जानना। तो बहुभाषा विद। ठीक है। तो ये हो गया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। यावत जीवन, तो ये क्या बन जाएगा? यावत जीवन, ऐसा लिखाता है ये, है ना। अलग अलग करके नहीं लिखते, यहां संधि हो गई है, व्यंजन संधि। यावत धन जीवन में यावत जीवन। कनिष्ठ, कनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है? कनिष्ठा। तो आपको सीधा डायरेक्ट शुद्ध रूप लिखना है ना उत्तर में। कुमुदनी नहीं होता, क्या होता है? कुमुदिनी होता है। इनी प्रत्यय जुड़ता है, इनी प्रत्यय। जैसे गृहिणी, गृहिणी होता है ना। वादिनी, वाहिनी, वाहनी नहीं होता, वाहिनी। ऐसे ढेर सारे शब्द हैं, इससे पूछता भी है बार बार, कई बार हो गया ऐसा पूछते, इनी प्रत्यय वाला। स्वातंत्रोत्तर, तो ये कैसे बना? ये शुद्ध शब्द पहले लिख देता हूं, स्वातंत्र्योत्तर, ऐसा इसका सही रूप है। स्वतंत्रता को और क्या लिख सकते हैं? जैसे मधुरता को और क्या लिखते हैं? माधुर्य। सुंदरता को और क्या लिखते हैं? सौंदर्य। वैसे ही स्वतंत्रता को और क्या लिखते हैं? स्वातंत्र लिखते हैं।
और जब इसमें उत्तर शब्द जोड़ देते हैं, क्या उत्तर, तो गुण संधि होने से स्वातंत्रोत्तर हो जाता है। ठीक है, तो सही रूप ये है। तो ये हो गया शब्द शुद्धि, आपको डायरेक्ट उत्तर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। यहां शुद्ध रूप लिखना है। तो ये देखो, बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए हैं, ये क्या है, ये शुद्धि का एक रूप है। मैंने जब क्लासेस ली हैं अपनी मेंस की हिंदी की क्लास, तो वहाँ जो वाक्य शुद्धि है उसमें काफ़ी सारी चीज़ों को अलग अलग खंडों में बांटकर बताया है कि कैसे शुद्ध करते हैं। तो वो एक खंड में ये वाला आता है, इस टाइप का जो वाक्य है, इसमें क्या है कि ये विशेषण है, बहुत क्या है, विशेषण है। इसका प्रयोग जहां पर करना चाहिए वहां नहीं करते, उसका प्रयोग दूसरी जगह कर लेते हैं। जिसके लिए इसका प्रयोग किया गया है उस जगह पर इसका प्रयोग नहीं करते हैं, दूसरी जगह इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो ये एक ए वाला खंड है, मतलब एक इस टाइप की अशुद्धियां हैं जिसको पूछा जाता है। और आज तक के 12 वर्षों के मेंस में काफ़ी बार पूछा गया है, मैं तो कहता हूँ 7 से 8 बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये वाला टाइप को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ बहुत शब्द भारत के लिए प्रयोग किया गया है कि वैज्ञानिक विदेश जाने वाले भारत विदेश गए हैं कि वैज्ञानिक बहुत से विदेश गए हैं, वैज्ञानिक गए हैं। तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा, भारत के बहुत से वैज्ञानिक विदेश गए हैं। ठीक है, जगह हम चेंज कर देते हैं, बहुत का प्रयोग वैज्ञानिक के लिए करना चाहिए, यहां हम भारत के पहले उसको लगा दिए। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत से भारत के वैज्ञानिक विदेश गए हैं, बहुत सा भारत विदेश चला गया है, ऐसा लग रहा है ना। दूसरा, भोजन बहुत सुंदर बना है, ये वाला जो है ये किस टाइप का है, अनुचित शब्द का प्रयोग, अनुचित विशेषण का प्रयोग। यहां तो हमने विशेषण का जगह चेंज कर दिया था पहले वाले में, इसमें हमने अनुचित विशेषण का ही प्रयोग किया है ना, विशेषण अनुचित है। तो ये वाले को भी मैंने पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं वहां क्लास में। तो भोजन सुंदर नहीं होता है, लड़की सुंदर होती है, कोई दृश्य सुंदर होता है, भोजन थोड़ी सुंदर होता है ना। पानी जो है सुंदर थोड़ी होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो वैसे ही अलग अलग शब्दों के लिए अलग अलग चीज है। तो भोजन सुंदर नहीं होता, भोजन क्या होता है, स्वादिष्ट। तो इसके लिए सही शब्द क्या होगा, भोजन बहुत स्वादिष्ट है। क्या होगा, बहुत स्वादिष्ट बना है। ये वैसा ही है, भोजन बहुत लंबा बना है, ऐसा कुछ भी विशेषण प्रयोग कर दें, है ना, तो स्वादिष्ट होगा यहाँ। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग खंडों में शब्द शुद्धि को पढ़ते हैं, वाक्य शुद्धि को पढ़ते हैं अलग अलग खंडों में बांटकर। ये दोनों ही टाइप को कई बार 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 पूछा गया है, तो दोनों ही टाइप को ध्यान रखना है और बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित मुहावरों कहावतों के अर्थ लिखिए, अर्थ बस लिखना है ना। कई लोग क्या करते हैं, वाक्य में प्रयोग भी करके आ जाते हैं होशियारी मारने के चक्कर में, या उनको पता नहीं है पहली बार दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, जितना बोला गया है उतना। निम्नलिखित मुहावरों कहावतों के अर्थ लिखिए। तो ख्याली पुलाव पकाना, तो सीधा इसका अर्थ लिखिए, मनगढ़ंत बात करना। ख्याल में पुलाव पका रहा है, मन में ख्याल चल रहा है, पुलाव पका रहा है, उसको बता रहा है, हाँ देखो अब मैं मिर्ची डाल रहा हूँ, अब मैं धनिया डाल रहा हूँ, ये आ गया चावल, है ना, ऐसा बच्चे बताते हैं। तो मनगढ़ंत बात करना इसका अर्थ है। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, तो बिल्ली के गले में कोई घंटी बांध सकता है, बिल्ली के पास जाओगे भाग जाती है वो, तो घंटी नहीं बांधा जा सकता, वो असंभव कार्य है। तो इसका अर्थ क्या होता है, असंभव कार्य, या इतना बस लिख दो, या असंभव कार्य करने का प्रयास करना, है ना, ऐसा। फिर तीसरा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो क्या होता है, असंगत वस्तुओं या व्यक्तियों
से कोई काम की चीज बना लेना, असंगत वस्तुओं से कोई वस्तु बना लेना, कोई काम की चीज बना लेना। ठीक है, तो चलिए अगला हम देखते हैं अब क्या है। हाँ, इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं। जहां देखे तवा परात वहां गुजारे सारी रात। तवा परात दिखा रही, बाप रे यहाँ तो है, भोजन की व्यवस्था हो गई भैया, ठहर जाते हैं इसके घर में। हाँ भैया, तू तो मेरा दोस्त है ना। तो वही, तो लाभ के लिए काम करना, इसका अर्थ क्या होता है? लाभ के लिए काम करना। कई लोग क्या होते हैं? परमार्थ के लिए काम करते हैं, लेकिन कलयुग में सब लोग क्या करते हैं? लाभ के लिए काम करते हैं। जहां लाभ दिखेगा वहीं काम करेंगे, है ना। तो लाभ के लिए काम करना। तो ये अर्थ पूछा है तो केवल अर्थ बस लिखना है आपको। अगला देखते हैं। ठीक है, चलिए यहीं तक देखते हैं। इसके आगे अब इसमें काफ़ी समय लगेगा, तो इसको नेक्स्ट भाग में देखेंगे। इस वाले भाग में हम यहाँ तक देखते हैं, नेक्स्ट वाले भाग में कोशिश करेंगे हिंदी को समाप्त कर दें, क्योंकि काफ़ी सारा अभी प्रश्न पत्र भी हैं, 3-3, 4-4 ठो गद्यांश है ना, संक्षिप्त लेखन है, और भी अनुवाद वगैरह और भी कुछ कुछ है, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इन सबको एक साथ कवर नहीं किया जा सकता। तो इस भाग में इतना ही देखते हैं।